हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो हम इसका बेरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इसके पहले तो आप उसको देख सकते हैं। उससे काफ़ी मैंने हिस्ट्री भी उसकी शेयर करी है, उसमें काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बेरेक्ट। आप अपने बेरेक्ट निकाल लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और इस एक्ट को हम सिर्फ बेरेट के थ्रू थोरोली तो पढ़ेंगे ही, बट हम इसको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से भी पढ़ेंगे। क्या होता है कि अभी आप लोग काफ़ी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे सीबीआई एपीपी आने वाला है, पीपी और एडीपीओ, और भी काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है ये एक्ट। तो हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि जो एमसीक्यूज भी कहीं कहीं से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो भी हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। 3 से 4 वीडियोस लगेंगे हमें ये पूरा एक कवर करने में, बट अगर आपने ये वीडियो सारे देख लिए, स्टार्टिंग से एंड तक देख लिए, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको सीवीसी एक्ट में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे जो भी इस पर कोई भी एमसीक्यू अगर बनता है तो आई कैन अश्योर यू कि अपन ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके होंगे और वो क्वेश्चन आपसे इजीली एग्जाम में बन जाएगा। तो बिगर टाइम वेस्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी बेयर एक्ट पढ़ने से पहले हमें उसका पर्पस, हम उसका जो बेसिक है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्ट को बनाने की रिक्वायरमेंट क्या रही होगी, ये कि इस एक्ट को बनाया गया। तो सबसे पहले आपके सामने जो प्रियम्बल है, यहाँ पर ये बेयर एक्ट का प्रियम्बल कहते हैं इसको, जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता दूं। तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। मेन पर्पस जो प्रियम्बल के अंदर बताया गया है वो ये है कि जो कॉरपोरेशंस हैं जो एस्टेब्लिश की गई हैं अंडर सेंट्रल एक्ट, अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, सोसाइटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो कि ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका कंट्रोल जो है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन में, उन कॉरपोरेशंस में, उन लोकल अथॉरिटीज़ में, उन गवर्नमेंट सोसाइटीज़ में जो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं, अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, वो कोई करप्शन ना करे, वो कोई ब्राइब ना ले, कोई घूस ना ले कहीं। मतलब मेनली पर्पस यही है कि करप्शन को कम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इनके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं वो करप्शन कम करें। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि करप्शन को कर्व करना है, और अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसमें मात्र यही एक अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको पकड़ती है, इंक्वायरी बिठाती है, और जो भी अपराध हो रहे हैं जो कि आते हैं प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंदर 1988, उनको ये इंक्वायरी करती, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये एक मेन पर्पस है इस एक्ट का, और इसी को अपने को ध्यान में रखते हुए अपने को पूरा एक्ट पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, एक पिक्चर एक क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में कि मेन पर्पस ये है। तो जो भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेट करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन ना हो, कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस सजेस्ट की हैं इन्होंने, ये गाइडलाइंस भी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे करप्शन कम हो सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा जो है प्रिलिमिनरी है। तो सेक्शन 1 तो शॉर्ट टाइटल है कि इस एक्ट को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 कहा जाएगा। ये बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बहुत ही सिंपल है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब जो कि अपॉइंट किया गया है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में। ठीक है, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में अपॉइंट किया गया है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। कमीशन क्या है, टू बी कमीशन के बारे में बात करता है कि जो सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, मतलब 3 के 1 के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो कमीशन का मतलब वहां से लिया है। 2 का सी बात करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो जो ये डीएसपी एक्ट है का मतलब क्या है कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में दिया है वो इसका मतलब है। 2D बात करता है गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब इन्होंने दिया है कि जो कंपनीज एक्ट 1956 में दिया होगा वही यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है। ठीक है, तो हमें डिटेल में नहीं जाना है कि गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ है, हमें इतना याद रखना है कि ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 में जो दिया है वो गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पर उसका वो मतलब है। ठीक है, तो 2A सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गया, 2B कमीशन हो गया, 2C डीएसपी हो गया, 2D गवर्नमेंट कंपनी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं DA, 2DA पे। लोकपाल। लोकपाल मतलब है
लोकपाल मतलब क्या है? लोकपाल मतलब जो एस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 3 के 1 में ऑफ द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। तो इसका मतलब वहाँ सबका कहीं ना कहीं से जो मीनिंग उठा के इन्होंने यहाँ दे दिया है कि इसका मतलब वहाँ उस एक्ट में दिया हुआ है। अपने को मेनली फोकस करना है सेक्शन और क्लॉज पे। 2E प्रिस्क्राइब नॉट इम्पॉर्टेंट। 2F वेरी इंपॉर्टेंट, विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर मतलब कमिश्नर जो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में इसी एक्ट के। ये तो हो गया अपना डेफिनेशन क्लॉज। आपको इसको लाइन वाइज याद करना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड, जो हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेक्शन 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसको कहा जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसको पावर्स वगैरह और इसके जो फंक्शंस हैं वो इसको इस एक्ट के अंदर असाइन किए जाएंगे। और क्या है कि आप जो देख रहे होगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1999, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी इंट्रोडक्शन की उन्हें मालूम होगा कि पहले ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद एक्ट इफेक्ट में आया। तो इसमें बोला है कि अगर जो पुरानी बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूट की गई होगी विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1999 के अंदर, तो उसको माना जाएगा कि वो डीम टू बी कॉन्स्टिट्यूट की गई है इस एक्ट के अंदर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंदर उसको बनाया गया है, ऐसा माना जाएगा। ये दिया है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया है कि कमीशन कंसिस्ट, कितने लोगों को मिलाकर कमीशन बनेगी। तो यहाँ पर बोला है कि 2 के A में कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर मेंबर होंगे। मतलब कुल मिला के टोटल मैक्स टू मैक्स 3 लोग हो सकते हैं, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सबसेक्शन 3 बात करता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर है, ये कौन लोग होंगे, मतलब किनको अपॉइंट किया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन की बात करता है कि कौन लोग अपॉइंट किए जाएंगे इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहला इसको 2 कैटेगरीज में है बांटा गया है कि पहला तो या तो जो ऑल इंडिया सर्विस में थे या हैं, या फिर सिविल सर्विस में थे या हैं यूनियन की, या फिर सिविल पोस्ट में, एक सेकेंड लेट मी, या फिर जो सिविल पोस्ट में थे या हैं, और एंड जिनको नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है इन मैटर्स रिलेटिंग टू, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। किन मैटर्स में उनको एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए? पहला विजिलेंस, दूसरा पॉलिसी मेकिंग एंड थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। इन 3 चीज़ों में उनको एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो या तो ऑल इंडिया सर्विस या सिविल सर्विस ऑफ यूनियन या सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, या तो वो हेल्ड करते हैं या भी हैं करेंटली प्रेजेंट में, या फिर वो कभी थे उस जॉब में। ठीक है, और उनको नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है इन मैटर्स रिलेटिंग टू विजिलेंस से रिलेटेड, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एंड इसमें इंक्लूड करता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। ऑलराइट, अब इसके बाद सेकेंड कैटेगरी दी हुई है और करके कि या तो जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओन या कंट्रोल गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, या कोई कॉरपोरेशन सेंट्रल एक्ट के तहत बनाई गई है, ठीक है, उन उन लोग या तो वो अभी उस ऑफिस को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, या तो करेंटली वो उस पोस्ट पर हैं या थे, ठीक है, एंड उनको एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि अगर कैटेगरी दे दें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की और एक कोई हटा दें और कोई अलग कोई ऑप्शन दे दें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी फील्ड में एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, या उनको नॉलेज हो सकता है। तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू बन सकता है, इनको ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये खुद ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि AIS, सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, सिविल पोस्ट, ठीक है, एंड उसमें फिर नेक्स्ट वाले में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कंपनीज हैं ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनके अंदर वो ऑफिस होल्ड करते हैं या अभी पहले कभी होल्ड करते थे, तो इनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट पर या विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोविजो दिया हुआ है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और विजिलेंस कमिश्नर है, ये एक ही कैटेगरी में बिलोंग नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2%। ठीक है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है एंड विजिलेंस कमिश्नर है, 2 से ज़्यादा एक ही कैटेगरी, ऊपर 2 कैटेगरी दी हुई है, एक तो वो AIS, सॉरी ऑल, हाँ AIS एंड सिविल सर्विस ये वाली दी हुई है, दूसरी दी हुई है कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कोई वो पोजीशन होल्ड करते हैं या थे। तो क्या है कि
अलग अलग एक्सपर्टीज, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले बंदों को लाके ही तो कमीशन ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा ना। इसलिए इस प्रोविजन को डाला गया है कि 2 लोगों से ज़्यादा, 3 लोगों की तो मैक्सिमम कमेटी है, और अगर वो भी एक ही कैटेगरी में अगर 3 लोग आ जाते हैं तो फिर आप समझ रहे हैं कि एक ही एक्सपर्टीज, एक ही एक्सपीरियंस वाले लोग एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर इनका मकसद है कि अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग हों तो ज़्यादा अच्छे से कमीशन वर्क कर पाएगी। तो इसका मेन पर्पस यही है कि 2 लोगों से ज़्यादा एक कैटेगरी में बिलोंग नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 4 इज नॉट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी कमीशन के लिए। ओके। सबसेक्शन 5 में बोला है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं और अदर विजिलेंस कमिश्नर एंड सेक्रेटरी जिनको जो इस एक्ट के आने से पहले अपॉइंट किए गए होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1999 के अंदर, अगर पहले अपॉइंट किए गए हैं तो उनको माना जाएगा कि वो डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड ना दिस एक्ट, मतलब इसी एक्ट के तहत अपॉइंट किए गए हैं, उनको माना जाएगा, जो कि पहले होंगे जब ये एक्ट नहीं आया होगा। ऑलराइट, तो वेरी सिंपल, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेशन है, जो टर्म है कि टर्म ऑफ ऑफिस, जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है। तो इन्होंने बोला है यहाँ पर कि इन्होंने बताया है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, विजिलेंस कमिश्नर जब से ऑफिस में एंटर हुए हैं एंड वो कंटिन्यू कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर, तब से माना जाएगा कि टर्म ऑफ ऑफिस चालू हो गया है। ठीक है, तब से वो इफेक्ट में आ गया है टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, सिंपल है, टर्म ऑफ ऑफिस तब से इफेक्ट में आया है जब से उन्होंने एंटर हुए हैं वो ऑफिस, जब से। सो नेक्स्ट 6 पॉइंट है, 6 सब सेक्शन है, बात करता है हेडक्वार्टर ऑफ द कमीशन। जो हेडक्वार्टर है कमीशन का वो दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली। राइट, सबसेक्शन 4 पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा स्पीड में तो अपन नहीं चल रहे हैं वैसे, बट इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी अगर आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। राइट, सो सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंट कौन करता है अपॉइंटमेंट, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करता है, रिमेंबर। सेकेंड, फिर प्रोविजो दिया हुआ है कि जो अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऐसी थोड़ी बस उठा के अपॉइंट कर देगा। प्रेसिडेंट हमेशा, प्रेसिडेंट जब भी कोई भी अपॉइंटमेंट करता है ना, तो कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उस पर सील एंड साइन करता है और फिर वो अप्रूव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कमेटी है जो कि रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि आप इनको बनाएं। तो अब ये कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किन लोगों को किन लोगों से मिलकर बनती है, कौन कौन को ये कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरी अपॉइंटमेंट अंडर सबसेक्शन शैल बी मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये कमेटी के मेंबर्स होते हैं, जो चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मेंबर इस कमेटी के मेंबर हैं, मेंबर होते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल एक और मेंबर है इस कमेटी के। ये 3 लोगों से मिलकर कमेटी बनती है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर मेंबर, और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल ये मेंबर होते हैं। अब ये कौन होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ द पीपल? तो जैसे कि जो सरकार जिसकी है उसके अपोजिशन में जो पार्टी होंगी और उसका जो लीडर होगा वो इस कमेटी का मेंबर बनेगा। इस एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बताया है लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होंगे यहाँ पर मेंबर। इनकेस कोई लीडर रिकॉग्नाइज लीडर नहीं है, मतलब ग्रुप में बटा हुआ है, और तो जो भी सबसे बड़ा ग्रुप होगा और उसका जो लीडर होगा वो इसका मेंबर बनेगा। सेकेंड सबसेक्शन बात करता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ इस रीज़न से वैलिड नहीं, इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि कमिटी में कोई वैकेंसी थी। सपोज ये जो चेयरपर्सन है, मेंबर है, इनमें से अगर कोई भी एक पर्सन नहीं है कमेटी में उस टाइम पे जिस टाइम पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इस कारण से ये इनवैलिड नहीं हो जाएगा इस रीज़न से कि क्योंकि मेंबर नहीं थे और उस टाइम पर अपॉइंटमेंट हुआ तो ये अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। तो ये यहाँ पर बताया है कि मेरली इस रीज़न से, सिर्फ इस रीज़न से कि वैकेंसी थी उस टाइम पे कमेटी में, इस कारण से ये अपॉइंटमेंट इनवैलिड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। सेक्शन 5 बात करता है टर्म्स एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सबसेक्शन 1 बात करता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है उनका टर्म पीरियड के बारे में बात करता है कि कितना टर्म पीरियड, कितने समय के लिए अपॉइंट रहेंगे ये। तो सेक्शन 3 और 4 को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है ये होल्ड करेगा ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर जब से ये एंटर करते हैं ऑफिस और जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते, अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स।
विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी जल्दी होगा, 4 साल या 65, दोनों में से जो भी जल्दी होगा, ठीक है, जो भी अर्लियर होगा उतना इनका टर्म पीरियड होगा। या तो 4 साल पूरे हो जाए पहले, या 4 साल नहीं और ये 3 साल ही पूरे हुए थे और ये 65 के हो गए, तो इनका अपॉइंटमेंट वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है, जब इनका टर्म पीरियड कंप्लीट हो जाता है या फिर ये अटेन कर लेते हैं जो भी इन दोनों में से पहले, उसके बाद ये इनएलिजिबल हो जाएंगे, ये फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते इस कमीशन पे, इस कमीशन में ये फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते, इस चीज़ के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है कि जो विजिलेंस कमिश्नर है उनका भी टर्म पीरियड सेम है, 4 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, सेम है, सेम एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर का भी टर्म पीरियड सेम है, ठीक है। बट इसमें एक चीज अलग है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि विजिलेंस कमिश्नर जो है जब ये सीज कर जाएंगे होल्ड करना ऑफिस, सपोज इनका टर्म पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ये सीज कर जाते हैं, तो अब बट ये एलिजिबल विजिलेंस कमिश्नर के लिए तो नहीं है, बट ये एलिजिबल हैं एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट होने के लिए अंडर सबसेक्शन 4 के 1 में। अपन ने ऊपर देखा था कि 4 के 1 में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जा रहा था। तो ये जो है ये किस पोस्ट के लिए हो सकते हैं, ये विजिलेंस कमिश्नर अगर उनका टर्म पीरियड कंप्लीट हुआ है तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज अ अपॉइंट किए जा सकते हैं, ये एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए, बट नॉट एज विजिलेंस कमिश्नर। ऑलराइट, तो इसके बाद इसमें एक प्रोविजो है जो कि बात करता है कि जो वही है, टर्म पीरियड वही 4 years का ही होगा, अगर ये एज अ विजिलेंस के बाद सेंट्रल विजिलेंस भी बनते हैं तो वो नॉट मोर देन 4 years। सबसेक्शन 3, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जब ये एंटर होंगे अपने ऑफिस में तो वही प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे। देखिए, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, ओथ भी प्रेसिडेंट के सामने ली जाएगी, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। ऑलराइट, सबसेक्शन 4 बात करता है कि हाँ, ये 4 सबसेक्शन 4 में दिया ही हुआ है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जो है अपना बाय राइटिंग वो रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। इसके बाद सबसेक्शन 5 बात करता है इनका मैनर, किस मैनर में इनको रिमूव किया जाएगा। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर विजिलेंस कमिश्नर को जो सेक्शन 6 हम आगे पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है कि किस मैनर में रिमूव किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा रिमूवल का। सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर जब ये इनका टर्म पीरियड वगैरह अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये इनएलिजिबल हो जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए। अब किन किन चीज़ों के लिए ए और बी में डिफाइन है कि कोई भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, ये यूनियन टेरिटरी के कोई एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, या फिर कोई भी असाइनमेंट या अपॉइंटमेंट जो कि रिक्वायर्ड है जो प्रेसिडेंट करता है उसके लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे, ये इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट को नहीं दिया जाएगा। बी बात करता है कोई भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, फॉर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और दी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7, सैलरी की बात करता है, सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू एंड दी अदर कंडीशन ऑफ सर्विस। तो इसमें बोला है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की जो सैलरी होती है वो सेम होती है एज दोस्त ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सैलरी अलाउंसेस जो उनको मिलते हैं वही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को मिलते हैं। हम अपन ने ऊपर डिस्कस किया था कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। उसके बाद विजिलेंस कमिश्नर की सेम होगी सैलरी अलाउंसेस जो कि यूपीएससी के मेंबर की होगी। ऑलराइट, उसके बाद प्रोविजो दिया हुआ है। अब प्रोविजो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि क्या है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जब अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, अब जो अपॉइंटमेंट हो रहा है या तो ये पहले किसी जॉब में होंगे, या तो पहले किसी जॉब में होंगे या फिर ये रिटायर्ड होंगे। अपन ने ऊपर इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ी हुई थी कि AIS में हो या फिर सिविल पोस्ट में हो अंडर यूनियन या सिविल सर्विसेज में हो, ठीक है। अगर ये रिटायर्ड हैं और फिर ये आए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जाता है एज अ CVC या फिर विजिलेंस कमिश्नर, तो इनको पेंशन मिल रही होगी। तो जो इनको अब CVC या VC इनको अपॉइंट किया जा रहा है तो यहाँ पर इनकी कोई सैलरी, अपन ने ऊपर देखा कि यूपीएससी के बराबर इनको सैलरी अलाउंस मिलते हैं, तो वो जो सैलरी इनको मिल रही है और अब जब ये रिटायर हो गए तो इनको जो पेंशन पहले मिल रही थी जब CVC अपॉइंट नहीं हुए थे उसके पहले जो इनको पेंशन मिल रही थी, उस पेंशन का अमाउंट इनकी सैलरी में से डिडक्ट करके जितना बचा होगा उतना दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले की पेंशन भी मिल रही है और फिर यहाँ आपको सैलरी भी मिल रही है, नहीं।
अगर पहले आपको सरकार के तरफ से कोई पेंशन मिल रही थी, उतना अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा आपकी सैलरी में से जो आप रिसीव कर रहे हो एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर। और सेकंड में जो प्रोविजो सेकंड प्रोविजो है वो बात करता है कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अगर उनको मिल रहे थे पहले के, अगर वो रिटायर हुए होंगे तो कोई बेनिफिट मिल रहे होंगे, तो उस अमाउंट को भी डिडक्ट कर दिया जाएगा जब आपको सैलरी मिलेगी। आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, द विजिलेंस कमिशन शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ पेंशन इक्विवेलेंट टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उतनी डिडक्ट कर दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और 3 वीडियोस और लगेंगी आई गेस, उसमें हमारा पूरा सीबीसी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड इसके बाद हम एक एमसीक्यू सेशन भी रख लेंगे जिसमें मैं कुछ एमसीक्यूज दे दूंगा आपको, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकोगे कि एक बार में आपका पूरा जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगा उसमें एक तरीके से, और आपको समझ में भी आ जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपको एक्चुअल में पढ़कर समझ में आया है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।